बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम मेज़ान कार इजारा को तफसील के साथ जानेंगे। मेज़ान कार इजारा के बारे में मुझसे बहुत से सवालात किए गए, कमेंट्स आए काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बना दी जाए। तो मेज़ान कार इजारा की आज की वीडियो के अंदर हम मेज़ान कार इजारा को जानेंगे कि मेज़ान कार इजारा क्या होता है, इसके अंडर मेज़ान बैंक गाड़ी कैसे देता है, इसके अंदर आप कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं और कौन कौन लोग ये गाड़ी ले सकते हैं, और इसके अलावा इसके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होते हैं या इसके कोई हिडन कोई एक्सपेंसेस वगैरह या चार्जेस हैं तो वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ है, तफसील के साथ बताऊंगा। आप अपना इंस्टॉलमेंट शेड्यूल खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ गाड़ियों के दरमियान कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी अफोर्डेबल है, कौन सी नहीं है, और आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर आपकी इनकम कितनी है और आपको कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी, लेकिन उसके लिए आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है। और अगर आपने मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो आराम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेज़ान कार इजारा के बारे में हम जाने तो मेज़ान कार इजारा क्या है। तो ये मेज़ान कार इजारा एक फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है और मेज़ान बैंक ये देता है। ये फर्स्ट रिबा फ्री कार फाइनेंसिंग है पाकिस्तान के अंदर जो कि स्टार्ट की गई थी, और ये इस्लामिक मोड इजारा है उसके ऊपर होती है। और इसके अंदर जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग देता है ताकि आप कोई भी लोकल या जो गाड़ियां होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो ले सकें। इसके अंदर जो होता है कि टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस वगैरह आती रहती हैं। जैसे आजकल आप इंपोर्टेड गाड़ी नहीं ले सकते, तो वो पाबंदी है। तो आगे है जी, कार इजारा क्या कहता है, ये रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू काम करता है। यानी कि मेज़ान बैंक जो है वो गाड़ी एक ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद आपको किराए पर दे देता है, और जब वो तमाम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाती हैं तो मेज़ान बैंक क्या करता है कि वो एक टोकन अमाउंट के अगेंस्ट वो गाड़ी आपको सेल कर देता है या गिफ्ट कर देता है। तो ये कैसे होता है ये भी आगे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। नाज़रीन किराम, ये हम मेज़ान बैंक के की फ़ीचर्स पर आ गए हैं। तो की फ़ीचर्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं तो लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट है। तो मेज़ान बैंक की जो अप फ्रंट पेमेंट है वो सबसे लो से लो है। अप फ्रंट पेमेंट के अंदर आप ये मुख्तलिफ तरह के चार्जेस वगैरह जो होते हैं जिसको हम प्रोसेसिंग चार्जेस बोलते हैं वो वगैरह होते हैं, तो वो लोएस्ट है यहाँ पे मेज़ान बैंक के। इसके अलावा रेंटल पेमेंट स्टार्ट आफ्टर द व्हीकल डिलीवरी, ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है मेज़ान बैंक की, क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट बनाती है इसी प्रोडक्ट को। और जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वहाँ पर ये होता है कि जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं आपका मीटर चालू हो जाता है, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जबकि मेज़ान बैंक में ये होता है कि जब तक गाड़ी बैंक आपको दे नहीं देगा और आप उसको 1 महीना चला नहीं लेंगे तो पहले किस्त ड्यू नहीं होती। जी हाँ, जब आप गाड़ी लेंगे, बेशक आपको बैंक ने 3 महीने गाड़ी नहीं आई, 4 महीने गाड़ी नहीं आई, जब भी गाड़ी आएगी आपको वो मिल जाएगी और आप 1 महीना चलाएंगे तो पहले किस्त देंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑफर है। आगे है जी क्विक प्रोसेसिंग टाइम। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है मेज़ान बैंक का कि मेज़ान बैंक का जो कार का प्रोसेसिंग टाइम है बहुत शानदार है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे या सोच रहे होंगे कि मेज़ान बैंक तो गाड़ी जल्दी देता नहीं है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। नहीं जी, अभी मेरी कल ही एक जगह बात हो रही थी तो मेज़ान बैंक में मुझे बताया गया कि मेज़ान बैंक ने अब 1 मिनट अप्रूवल का भी एक प्रोसेस दे दिया है कि जैसे ही आप तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सिस्टम में अपलोड करते हैं विद इन अ मिनट आपको उसका लेटर मिल जाता है कि आपका केस ओके हो गया। लेकिन उसमें 2 कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर लिखा गया होता है कि भी एक तो आपकी DBR ओके होनी चाहिए और दूसरा आपका कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जब इनकी बारी आएगी। तो आगे हमारे पास है जी मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%। तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, वो कम से कम 30% जो स्टेट बैंक की तरफ से है, तो ये 30% ही पे मेज़ान बैंक भी गाड़ी आपको दे रहा है। ठीक है, मेज़ान बैंक विल बेयर विद होल्डिंग टैक्स ऑन द परचेज ऑफ व्हीकल। आपने देखा होगा कि जो भी गाड़ी की इनवाइस आती है उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक कास्ट ऑफ द व्हीकल और दूसरा विद होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो भी विद होल्डिंग टैक्स होगा इनवाइस के अंदर वो बैंक बेयर करेगा, वो बैंक आपको चार्ज नहीं करेगा। जबकि कन्वेंशनल बैंक्स में ये भी कस्टमर से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरी ऑफर है मेज़ान बैंक की तरफ से कि जो विद होल्डिंग टैक्स होता है इनवाइस का वो बैंक खुद बेयर करता है, वो कस्टमर को बेयर नहीं करना पड़ता। आगे हम चलते हैं तो जी आगे हमारे पास आता है हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजारा, यानी कि कार इजारा कौन कौन लोग ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं जी। सैलरीड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं और बिजनेसमैन भी ले सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले सैलरीड प्रोफेशनल को देख लेते हैं। तो उसके अंदर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है जी कि 3 महीने उनको करंट जॉब में हो चुके हों और कम से कम 2 साल उनका टोटल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए।
यानी कि वो न्यूली जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो नहीं ले सकते। कम से कम टोटल एक्सपीरियंस आपका 2 साल का हो और जिस जॉब में अभी करंटली अवेलेबल है वहाँ पे आपको 3 महीने एटलीस्ट हो चुके हों। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी बैंक गाड़ी दे रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है जी कि 6 महीने आपको करंट जॉब में हो चुके हों और टोटल एक्सपीरियंस 3 साल का आपका होना चाहिए। ठीक है। नेट टेक होम इनकम की बात करें तो इन एक्सेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंटल्स इंक्लूसिव ऑफ तकाफुल। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेक होम इनकम है, जो आपकी किस्त बन रही होगी उसके ऊपर आपकी किस्त जो है 2 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी किस्त बन रही है उसको आपने उसके प्लस आपने 2 टाइम्स कर लेना है। इन शॉर्ट अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में समझे तो आप अपनी इनकम को 3 पर डिवाइड कर लें, सेफ साइड पर रहने के लिए 3 पर डिवाइड करें तो जो इनकम आएगी आपकी वो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट बन सकती है। ठीक है। स्पाउस वेरीफाइएबल इनकम, अगर आपकी इनकम कम है और आप गाड़ी भी लेना चाहते हैं तो आपका जो स्पाउस है, यानी कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी और अगर आप खातून हैं तो आपका जो खामद होता है, अगर उनकी भी इनकम आप साथ शामिल करें तो वो 50% तक हो सकती है। जो भी उनकी इनकम होगी वो 50% तक शामिल कर लेगा बैंक और आपको DBR कैलकुलेशन में ये काम आएगी। तो यहाँ पर जो इनकम जो है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए, हवाई इनकम शामिल नहीं की जाती। In case of other loans, all monthly payments including proposed इजारा rental combined not exceed 40% of the net take home income। तो ये DBR का फार्मूला यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या आपने कोई लोन वगैरह कोई और भी कहीं से लिया हुआ है तो उस लोन की किस्त प्लस जो आप अभी अप्लाई करना जा रहे हैं कार इजारा में, जो इसकी जो एक्सपेक्टेड मंथली रेंटल है वो ये सारे मिलाकर आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि अगर आपकी 1 लाख रुपए फर्ज करें इनकम है तो आपका जो DBR है वो 40% होगा। 40% का मतलब ये है कि 1 लाख का 40% 40,000 बना। तो आपके जितने भी मंथली रेंटल्स हैं, जितनी भी एक साथ आपकी पहले चल रही हैं या जो भी आप कार ले रहे हैं, ये सारे मिलाकर वो 40,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 लाख रुपए इनकम है तो वो 80,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। Both data check and ECIB should be clear and must not have current default overdue at the time of the case approval। तो आपका डाटा चेक और ECIB जो है ये दोनों नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर जब आपका लोन प्रोसेस में होगा उस टाइम कोई भी ओवरड्यू होगा, किसी के पैसे आपने देने हैं और एक्सपायरी डेट गुजर गई है, उसको ओवरड्यू कहते हैं। तो वो होगा, कोई डिफ़ॉल्ट होगा, कोई वेवर आपने लिया हुआ है, कुछ भी अगर होगा तो बैंक आपका केस अप्रूव नहीं करेगा। तो ये सैलरीड प्रोफेशनल जो है सैलरीड उनके लिए ये कंडीशन थी। तो हम बिजनेसमैन के लिए देखते हैं तो बिजनेसमैन के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो कम से कम 2 साल का कंटिन्यूस उनकी जो बिजनेस है, जो भी करंट उनकी फील्ड है उसके अंदर 2 साल उनको हो चुके हुए हों। अच्छा, पोजीशन की बात करें तो उसमें प्रोप्राइटर मीन के वो उसके मालिक हो सकते हैं, उसके अंदर वो पार्टनर हो सकते हैं या वो डायरेक्टर हो सकते हैं। जिस केस में भी वो होंगे उस हिसाब से उनकी शेयर होल्डिंग ली जाएगी। मिसाल के तौर पर सोल प्रोप्राइटर में तो मतलब होता है अकेला मालिक, तो मीन वो 100 का 100% अपने कारोबार का मालिक होता है। अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो पार्टनर के अंदर ये होता है कि उसमें कोई भी फर्म जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर वो काम कर रहे हों तो वो उसके पार्टनर्स होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 3 पार्टनर्स हैं तो जब बैंक उसकी स्टेटमेंट्स उसकी अर्निंग निकालेगा, जो इनकम निकालेगा, तो उस इनकम को उनके जो शेयर होल्डिंग है, अगर वो यानी कि वो इक्वली पार्टनर है तो 33% के होंगे तो उसका 30% यानी कि लिया जाएगा उस स्टेटमेंट का। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, नेट टेक होम इनकम की बात कर लेते हैं। तो इन एक्सेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंटल, जो कि मैंने अभी आपको समझाया यानी कि सैलरी क्लास के अंदर कि भाई आपकी जो नेट टेक होम इनकम है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही होगी उसके 2 टाइम्स उसकी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्पाउस वेरीफाइएबल इनकम, इसमें भी 50% आप क्लब कर सकते हैं स्पाउस की इनकम को, उसकी डिटेल मैंने अभी आपको बता दी है। इन केस ऑफ ऑल अदर लोन्स मंथली पेमेंट्स इंक्लूडिंग, इसमें भी आपका जो DBR है वो 40% होगा। तो ये तमाम तफसील मैंने अभी आपको बता दी है कि यानी कि अगर आपकी 1 लाख इनकम निकलती है तो आपकी किस्त 40,000 से ज़्यादा नहीं बन सकती। अगर कोई लोन नहीं है तो 40,000 तक किस्त बन सकती है। अगर कोई लोन आपका ऑलरेडी चल रहा है किसी और इदारे के साथ, उसकी किस्त और कार इजारे की एक्सपेक्टेड किस्त मिलाकर 40,000 से ऊपर नहीं हो सकती। However, up to 50% of the net take-home income will be allowed for locally manufactured and assembled vehicle up to 1000 cc इंजन। अच्छा जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कोई गाड़ी ऐसी लेना चाहते हैं कि जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, असेंबल्ड है, तो और वो 1000 सीसी यानी कि 1000 सीसी तक की गाड़ी है, तो जो आपकी जो 40% DBR भी हमने बताई है तो वो आपकी 50% तक जा सकती है इन केस ऑफ बिजनेसमैन। सैलरीड में ये अलाउ नहीं है।
बोथ डाटा चेक एंड ईसीआई भी शुड बी क्लियर आपका, यानी कि डाटा चेक और ईसीआई भी क्लियर होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई लोन आपके उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट वगैरह अगर आपका होगा, ओवरड्यू होगा, तो बैंक आपको केस अप्रूव नहीं करके देगा। अब नीचे एक छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है, इन लाइन विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नेगेटिव हिस्ट्री। अब वो जो आपको बता रहा था ना ऊपर में कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओवरड्यू आता है। ओवरड्यू का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू थी लेकिन आपने उसको लेट कर दिया, कोई 30 डेज 60 डेज, तो वो लेट उसमें आ जाते हैं। लेट पेमेंट वगैरह ये भी वही हो जाता है। और राइट ऑफ, यानी कि आपने कोई कर्जा माफ़ करवाया हुआ हो या वेवर कराया हुआ हो, तो बैंक ऐसी सूरत में आपको ये लोन वगैरह नहीं देता। और ये लोन आपके अगर कोई ऐसा हो चुका हुआ है तो वो आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट के अंदर 2 साल तक यानी कि शो होता रहेगा। अगर आपने कभी को ओवर ड्यू को लेट पेमेंट कुछ भी किया था तो वो आपकी 2 साल तक आपकी ईसीआईबी रिपोर्ट के अंदर शो होता रहेगा। तो इसलिए आपने अपनी एक साथ को रेगुलर रखना है अगर आपने कभी भी किसी भी जगह लोन के लिए अप्लाई करना हो तो। आगे हम चलते हैं। तो जी आगे हमारे पास आ जाता है कार इजारा प्रोडक्ट आप कौन कौन सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास है जी, आप न्यू कार इसमें ले सकते हैं। न्यू कार कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास सुजुकी है, होंडा है, आजकल तो बहुत सारी एसयूवीज भी आ गई हुई हैं, तो न्यू कार के लिए आप ले सकते हैं और यूज्ड कार के लिए भी आप ले सकते हैं। यूज्ड कार के अंदर थोड़ा सा बैंक का क्राइटेरिया ये होता है कि उसकी एज का कोई कैलकुलेशन वगैरह उनका सिस्टम होता है, जैसे 5 साल 7 साल पुरानी नहीं ले सकते, तो इस तरह का करके होता है। तो वो आपने उनसे पूछ लेना है वो क्या है। तो लेकिन यूज्ड कार आप ले सकते हैं, 5 6 7 साल तक, 7 8 साल तक की गाड़ी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाउ इज़ कार इजारा शरिया कंप्लाइंट, कि कार इजारा शरिया कंप्लाइंट कैसे है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर फतवा डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर मेज़ान बैंक का यहाँ सामने लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ओनर एंड द यूज़र। इसके अंदर बैंक ने बताया गया है कि इस्लामिक जो कंट्रैक्ट होता है वो एसिड बेस्ड कंट्रैक्ट होते हैं। इसके अंदर बैंक जो होता है वो आपको लीज पर गाड़ी दे रहा होता है, आप उसके लेसी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारा कुछ उसकी डिटेल्स वगैरह बताई गई हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट्स बैंक के होते हैं और क्या क्या यूज़र के होते हैं। जैसा थोड़ा सा मैंने ऊपर आपको बता भी दिया है कि बैंक इसमें ओनर रहता है, बैंक आपको यूज़ करने के लिए गाड़ी देता है, और बीइंग द ओनर यानी कि एसिड के ओनर होने के हवाले से जो भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बैंक की होंगी। जबकि जब चीज़ को इस्तेमाल के लिए किसी को दी जाती है तो उसके चलाने के जो भी अखराजात या जो भी चीज़ें होंगी वो यूज़र खुद उसको मेंटेन करेगा। आगे है जी कंटिन्यूएशन ऑफ द लीज रेंटल इन केस ऑफ टोटल लॉस आर थेफ्ट ऑफ द व्हीकल। ये एक बहुत अहम कंडीशन है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस्लामिक बैंकिंग के लिए। इसके अंदर ये बैंक कहता है कि ये इस्लामिक फाइनेंसिंग है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस होगी, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसमें गाड़ी टोटल लॉस में चली जाती है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपने बैंक को इंटीमेट करना है। आपके जो रेंटल्स हैं वो फौरी तौर पर स्टॉप हो जाते हैं और बैंक इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करता है। जबकि इंश्योरेंस मीन तकाफुल, क्योंकि इस्लामिक इंश्योरेंस होती है तो उसको तकाफुल कहा जाता है। तकाफुल बैंक तकाफुल कंपनी से उसका क्लेम करता है। जबकि कन्वेंशनल बैंक्स में क्या होता है, जब तक उन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम नहीं आता आपका रेंट चलता रहता है, यानी कि बैंक आपको चार्ज करता रहता है। तो ये भी एक शरिया का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आ जाता है हलाल हराम के अंदर। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे आ जाए तकाफुल इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस। जो भी मैंने आपको बताया कि इस्लामिक बैंक्स जो होते हैं वो तकाफुल कराते हैं, ना कि इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस होती है जिसके अंदर सूदी टर्म्स एंड कंडीशन शामिल होती हैं, जबकि तकाफुल जो होती है ये शरिया कंप्लाइंट होती है और इसके अंदर सूद वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। परमिजेबली फॉर पेनल्टी ऑफ द लेट पेमेंट ऑफ रेंटल अंडर इस्लामिक शरिया। अगर आपका कोई रेंट वगैरह ओवरड्यू हो जाता है, आप लेट हो जाते हैं, तो जितने भी कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो आपसे उसके लेट पेमेंट चार्जेस लेते हैं जो कि उस बैंक की इनकम होते हैं। जबकि इस्लामिक बैंक में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि इस्लामिक बैंक्स क्या होते हैं, वो जो गाड़ी जब दे रहे होते हैं तो कस्टमर के साथ उनकी डीलिंग ये होती है कि भाई अगर आप गाड़ी लेट करेंगे, कोई किस्त वगैरह लेट करेंगे गाड़ी की, तो बैंक आप चैरिटी उसके लिए पे करेंगे। तो आप उसके अंदर एक अंडरटेक करते हैं बैंक को कि भाई अगर हम गाड़ी की किस्त लेट करेंगे तो हम बैंक को चैरिटी उसकी अदा करेंगे। बेसिकली वो बैंक को अदा नहीं कर रहे होते आप, उसके एक अलहदा से हिसाब किताब रखा जाता है जो कि शरिया डिपार्टमेंट रखता है बैंक का, और फिर उसको स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसके पीछे होते हैं, और फिर वो अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको वो दे दिया जाता है। उसमें बहुत से इदारे होते हैं। उसके लिए आप मेज़ान बैंक की अगर आप ऐप खोलें तो उसके अंदर भी बहुत से इदारे आ रहे होते हैं, वो अप्रूव्ड इदारे होते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन करम, अभी हमारे पास है जी हाउ टू गेट अ कार इजारा।
तो आप कार इजारा के ज़रिए से कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मेज़ान बैंक में अप्लाई करने के लिए आपने ब्रांच में जाना है, एप्लीकेशन आपने साइन करके देनी है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला यही है जी, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइन बाय द एप्लीकेंट। आपने सिर्फ साइन करना है, वो बैंक का नुमाइंदा जो है वो खुद इसको फिल करेगा। इसके बाद आपकी कॉपी ऑफ द रिसेंट पे स्लिप सर्टिफिकेट शोइंग फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल्स। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने अपनी करंट मंथ की, बल्कि बैंक आपसे 2 या 3 सैलरीज लेते हैं, तो आपने करंट 2 या 3 महीने की जो वो पे स्लिप्स आपसे मांगेंगे, सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, वो आपने दे देनी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने बिजनेस प्रूफ देना है। उसके अंदर आपके एनटीएन के अंदर चेक होगा कि भी आपका बिजनेस ऐड है। उसके अलावा आप उसके अंदर आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होगा। अगर आप मेज़ान बैंक के ही अकाउंट होल्डर हैं तो मेज़ान बैंक ये सर्टिफिकेट खुद से अरेंज कर लेगा अकाउंट मेंटेनेंस का। और अगर आप मेज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो जहाँ की स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उस बैंक से आप उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस उसका लाजमी होता है। जैसे कि अगर आप पेस्टिसाइड हैं तो उसके लिए लाइसेंस लाजमी है, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस लाजमी है। तो इस तरह के कोई भी बिजनेस, कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तो जब तक आप ये देंगे नहीं, बैंक आपका केस अप्रूव नहीं करेगा। ठीक हो गया। और अगर आपके एनटीएन को 2 साल से कम का टाइम होगा तो बैंक आपसे अंजुमन ताजरान का एक लेटर भी लेता है कि भी आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आपका लेन देन कैसा है वगैरह वगैरह। तो वो आप अंजुमन सदर ताजरान जो होते हैं वो उससे लिखवा कर भी बैंक को देंगे। आगे जी, कॉपी ऑफ द लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। मेज़ान बैंक के हैं तो मेज़ान खुद निकाल लेगा। अगर अदर बैंक की स्टेटमेंट देनी है तो उस बैंक से आपने ये स्टेटमेंट लेकर देनी है जो कि साइन एंड स्टैम्प बाय द बैंक होगी। उस बैंक के साइन स्टैम्प लाजमी कराने हैं। और इसी तरह जो अकाउंट मेंटेनेंस मैंने अभी आपको बताया था वो भी बैंक से साइन और स्टैम्प लाजमी करवाने हैं। आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बैंक बाज़ दफ़ा 2 भी ले लेते हैं, तो बहरहाल 1 हो या 2 वो आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है। इसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, वो एक बैंक का फॉर्मेट होता है, उस पर आपने साइन कर देने हैं। आजकल वैसे ये नहीं ले रहे जी। यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, तो ये जो भी प्रोसेस अभी आपको बताया गया है ये रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के जो अंदर लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जी हमारे पास कि हम कैसे अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकालें, कैसे कंपेयर करें कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है, या अगर डिफरेंट मॉडल्स हैं तो कैसे हम कंपेयर करें। तो आल्टो का हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, बहुत दफ़ा सुना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक न्यू कार ले लेते हैं, वेंडर हम होंडा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम होंडा 1.2 ऑटोमेटिक आजकल आ रही है, मैनुअल तो बंद कर दी हुई है, तो वो हम ले लेते हैं। अगर हम इसका टेनर मैक्सिमम 3 साल है, क्योंकि 1000 सीसी तक की गाड़ी जो है वो आप 5 साल के लिए ले सकते हैं, और 1000 सीसी के ऊपर की गाड़ी होगी उसकी इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 3 साल की बन सकती हैं। तो ये जो कार इजारा है इसके अंदर आपको मैक्सिमम फाइनेंसिंग की लिमिट भी 3 मिलियन है। 3 मिलियन से ऊपर आपको लिमिट बैंक नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन है कि 3 मिलियन से ऊपर, 30 लाख से ऊपर आपको बैंक फाइनेंस नहीं करेंगे किसी भी तरह की कार लीजिंग के अंदर, वो बैंक कोई भी हो। ठीक है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं उसका भी तरीकाकार है, उसको फ्लीट फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में, तो मैं फ्लीट फाइनेंसिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर अगर आपको कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी लेनी है और आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर 50 लाख दे दूं, बाकी 1 करोड़ बैंक फाइनेंस कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। मुझे बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो ये 3 साल के लिए हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डाउन पेमेंट मिनिमम 40% आ रही है, जबकि मैंने आपको बताया था 30% पे हो सकता है। तो वो यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि होंडा की गाड़ी महंगी है। अगर हम 30% करेंगे तो बैंक की फाइनेंसिंग अमाउंट 30 लाख से ऊपर चली जाएगी, तो वो 30 लाख ऊपर जाने की वजह से ऊपर वाले पैसे भी आपने पे करने हैं। ठीक है ना। तो हमने फिर उसको डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे ताकि वो आपकी जो लिमिट है, जो बैंक की तरफ से जो फाइनेंसिंग की लिमिट आ रही है, वो 30 लाख के अंडर हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम 40% बनेगी। रेजिडुअल वैल्यू हम नहीं कर रहे। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप गाड़ी जैसे ये 47 लाख की है, अगर हम यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू फ़र्ज़ करें कि हम करते हैं कि 20% कर देते हैं, तो रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे ही मैं शुरू में डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, इसी तरह मेरी एंड में भी एक डाउन पेमेंट बन जाएगी। जब सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो जाएंगी तो तब एक लमसम अमाउंट देनी होगी, जैसे आप शुरू में डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे इसको 0 रखते हैं, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू करने से आपकी गाड़ी महंगी हो जाती है। ये ज़्यादातर सैलरीड क्लास के लोग होते हैं, वो इसको अवेल करते हैं ताकि
जो उनकी सैलरी अगर कम हो तो किस्त उनकी सैलरी के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कार डिलीवरी की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी बुकिंग पे ऑलमोस्ट देता है तो हम इसमें ऑलमोस्ट 1 मंथ कर लेते हैं। ज़ीरो है तो आप इमीडिएट भी कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है कि व्हीकल की प्राइस 47,67,000 रुपये है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 19,06,800 रुपये देना है और प्रोसेसिंग चार्जेस के 3800 रुपये हमने पे करने हैं। तो सॉरी, मैं ऊपर आपको प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह बताने भूल गया। तो इसके प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 3800 रुपये प्लस FED होते हैं, तो वो मिला के तकरीबन 4,408 रुपये बनेंगे। तो इसके साथ इसका 16% FED भी होता है। ठीक है, पंजाब के अंदर। अगर सिंध वगैरह वाली साइड पे जाएंगे तो वह 15% होता है। तो टोटल आपकी ये डाउन पेमेंट 19,10,600 रुपये हो जाएगी। 36 आपकी किस्तें हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड किस्त जो है वो 1,10,932 रुपये बन जाएगी। अगर अब आप इसको एक चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं GLI की गाड़ी भी साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इंडस मोटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि टोयोटा की कंपनी है, और यहाँ पर हम यारिस 1.3 ATV या 1.3 ऑटोमेटिक जो होता है, ताकि कंपैरिजन एक जैसा आ जाए रेट की वजह से कि भाई किसकी क्या किस्त बन रही है, कौन सी गाड़ी हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको भी कर लेते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया कि ये गाड़ी 48,35,000 की है, इसकी डाउन पेमेंट 19,37,800 रुपये बन रही है और किस्त 1,12,432 रुपये बन रही है। अगर हम चाहें तो तीसरी गाड़ी का भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अगर अब वो सफ़र कर लेते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि यार ये तो हमारी लिमिट से ऊपर जा रही है, हम आल्टो को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आल्टो VXR ज़्यादा चलने वाली पाकिस्तान में गाड़ी है, तो देखें हम इसको 5 साल के लिए भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हम 3 साल का कंपैरिजन यहाँ पे करके देखते हैं तो ये मिनिमम 30% पे भी हमारी फाइनेंसिंग जो बैंक की है वो 30 लाख से कम है, तो हम इसको कर लेते हैं। और ये इमीडिएट डिलीवरी आजकल इसकी अवेलेबल है तकरीबन। तो इसकी किस्त आपकी 78,890 रुपये तकरीबन बन रही है 3 साल के लिए। अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रही हो तो यहाँ पे आप रीडू करें इसको, और यहाँ पे आप फाइनेंसिंग को 5 साल का कर सकते हैं। 5 साल का करने के बाद भी अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी किस्त 55,758 रुपये हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जैसे जैसे साल बढ़ाएंगे गाड़ी आपकी महंगी होती जाती है, तो आप इसके लिए कैसे भी चाहें अपना डिसीजन कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट डाल के उसको चेक भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त ऑप्शन वेबसाइट पे अवेलेबल है मेज़ान बैंक की। तो नाज़रीन करम, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैंने कोशिश की इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करूं। तो यहाँ पर ये देखें जी, प्रोसेसिंग चार्जेस भी आ गए हमारे पास, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था मिस हो गए हैं। तो यहाँ पर बता दूं आपको, तो प्रोसेसिंग चार्जेस यानी कि अप फ्रंट पेमेंट जो कि मैंने आपको बताई थी वो 3800 रुपये है, बेशक आप सैलरी क्लास हो या बिजनेसमैन हो। इसके साथ आपका जो FED होती है वो 15 से 16% है। कुछ सूबों में 15% है, वो 465 रुपये बनेगी। कुछ में वो आपकी जो है 16% बनती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी, वो तकरीबन 600 कुछ रुपये बनेगी। तो ये आपके तकरीबन 4,408 रुपये बन जाएंगे। इनकम एस्टिमेशन के चार्जेस, इनकम एस्टिमेशन ये होता है कि अगर आपकी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है और आप बिजनेसमैन हैं और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप कहते हैं जी मेरे डॉक्यूमेंट से मेरी इनकम निकालने सेल परचेज से, तो उसके जो भी चार्जेस वो कंपनी लेगी जो कि ये इनकम एस्टिमेशन कैलकुलेट करके देगी, तो आपने वो एट एक्चुअल पे करने हैं। सैलरीड पर्सन के अंदर ये नॉट एप्लीकेबल होती है, ये बिजनेसमैन में होती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात कर, चार्जेस की बात कर लेते हैं तो ये एट एक्चुअल होते हैं। जो आप डाउन पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मली 1150 से लेकर 1300-1350 रुपये तक होते हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। ओल्ड व्हीकल वैल्यूएशन चार्जेस की बात करेंगे, यानी कि अगर आप ओल्ड व्हीकल यानी कि लेना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जी उसकी बैंक वैल्यूएशन करवाता है, तो उसकी जो भी वैल्यूएशन चार्जेस होंगे वो आपने पे करने हैं। ठीक हो गया, छोटी सी बात थी, कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं थी। बहरहाल मैंने कोशिश की कि वीडियो को तफसील के साथ मेज़ान कार इजारा को आपको समझाने की कोशिश करूं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ये जी हमारी कार इजारा के बारे में एक कंप्लीट एक ट्यूटोरियल था मेज़ान बैंक का, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कस नहीं हुई, या आप उसमें अंदर मज़ीद कोई पूछना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स के ज़रूर जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।